नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में मैं लेकर के जा रहा हूं, ताकि अगर एंशिएंट हिस्ट्री से सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, अभी मैं मिडवल भी पढ़ाऊंगा, मॉडर्न भी पढ़ाऊंगा। मॉडर्न को तो खैर बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न से बनता है, ठीक है। बट मैं अभी अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, वो है वेद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को डिटेल में नोट करते हुए चलिएगा। जितना बताऊंगा उतना ध्यान रखिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ठीक है, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों देखिए, वेद जो है ये 4 प्रकार के हैं। मतलब इनकी जो संख्या है वो 4 है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है, ठीक है। पहला जो है वो है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, और तीसरा जो है वो है यजुर्वेद, और चौथा जो है वो है अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल अलग है, अथर्ववेद, ठीक है। एक मिनट, अर्थवेद नहीं है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद, ठीक है। वेद जैसे कि किसी खास व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ठीक ना। और ऋग्वेद में जो है ये गायत्री मंत्र में मिलता है इसमें, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, गायत्री मंत्र। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यार, आज दिमाग लग रहा है स्थिर नहीं मेरा। गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र इसमें लिखा हुआ है। और सामवेद में हम बात करेंगे किसकी? सामवेद में बात करेंगे हम संगीत की। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पूछेगा, संगीत, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सामवेद जो है वो किससे संबंधित है, तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, तो आपको संगीत जो है वो चुनना होगा। तो साम, संगीत, स ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना और भगवान की बात करता है इसमें, तो गायत्री, ठीक है। और यजुर्वेद जो है इसमें कर्मकांड है, कर्म कांड, रिचुअल के बारे में है, कर्मकांड, ठीक है। इस चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। और अथर्ववेद जो है सबसे खतरनाक है माना जाता है, ये है, इसमें दवा और जादू टोना ये सब के बारे में इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये 10 मंडल से बना है, 10 मंडल से बना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कितने मंडल हैं इसमें? तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र, ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है, सावित्री को समर्पित। गायत्री को समर्पित है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो अर्ली वैदिक एरा जो था, यानी कि पहले का जो जो समय था, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम दो दो एरा की बात करते हैं ना, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर,
चलिए ठीक है, इसी पेज पर बता देता हूँ, इसी पेज पर बता देता हूँ। ठीक है, कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, ठीक है, ये, एक मिनट, ये जो है ये पूर्व वैदिक काल, टाइम पीरियड लिख लीजिए 1500 BC से 1000 BC। हालांकि मैंने इसको हिंदी में बताया है पूर्व वैदिक काल का टाइम काल, ठीक है, लेकिन यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पूर्व वैदिक काल में हुआ है, जिसका टाइम फेज जो है वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक है। ठीक है, और बाकी जो 3 बचते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, इन तीनों का जो रचना होता है ये उत्तर वैदिक काल में होता है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका टाइम क्या है, तो इसका 1000 BC से कितना माना गया है, 600 BC, 600 या 500, चलिए मतलब सटीक रहेगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कोई ये पूछता नहीं है, लेकिन याद करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं पूर्व वैदिक काल की। तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? ठीक है, तो देखिए पूर्व वैदिक काल में क्या था कि महिलाओं की स्थिति थी बहुत अच्छी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, बाल विवाह नहीं था। दूसरी बात, दुधारू जानवरों का महत्व था, दुधारू जानवरों का महत्व था। ठीक है, और कांस्य तांबा का प्रयोग होता था, जैसे कांस्य हो गया, तांबा हो गया, इनका प्रयोग होता था। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि लोहा का प्रयोग अभी नहीं होगा, लोहा का प्रयोग हम उत्तर वैदिक काल में करेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पूजा होता था वो अग्नि, पृथ्वी और वरुण, वायु की पूजा होती थी। तो पूजा किसका होता था? तो अग्नि का हो गया, अग्नि देव माने जाते थे, वायु देव माने जाते थे। ठीक है, और पृथ्वी को माता मानते थे, पृथ्वी हो गया, और वरुण हो गया। ठीक है, इनकी क्या होती थी? इनकी पूजा होती थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पहला वाला है। ठीक है, ये दूसरा वाला थोड़ा नहीं है, ये तीसरा वाला है, और ये चौथा वाला है, और ये अब जो बताने जा रहा हूँ कि सभा और समिति में स्थान था, इनको महिलाओं का स्थान था। वही अब जब आप उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो सभा और समिति से महिलाएं निकल जाएंगी, उनकी स्थिति खराब होने लगेगी। अब आगे देख लेते हैं ऋग्वेद में हम जैसे मान लीजिए कि दो शब्दों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे ऋग्वेद में। एक है समुद्र, जिसका अर्थ है हर वह जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता था, छोटा बड़ा स्थान कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पर बड़े स्थान को माना जाता है। ठीक है, और एक शब्द है गविष्ठी, गाय को चुराने की प्रक्रिया। ठीक है, तो एक शब्द है ऋग्वेद में समुद्र, ये मैंने बता ही दिया, जहाँ पानी इकट्ठा हो सके, जहाँ पानी इकट्ठा हो सके। ठीक है, और एक है गविष्ठी,
गविष्ठी, इसका क्या अर्थ है? तो गाय को चुराने की प्रक्रिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये दो शब्द, ये तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन ये गविष्ठी को ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा गविष्ठी मतलब क्या होता है, तो गाय को चुराने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। और जो राजा महाराजा जो होते थे कबीले के, उस समय कोई बहुत बड़ा साम्राज्य तो होता नहीं था। साम्राज्य की बात हम अब इसके बात करेंगे, जो हमारी जो अगले क्लास जो होगा उसमें हम देखेंगे। बिम्बिसार के बारे में देखेंगे, अजातशत्रु के बारे में देखेंगे। ठीक है, हर्यक वंश को देखेंगे, मगध वंश को देखेंगे, गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जिस फेज में हम जी रहे हैं उसमें अभी साम्राज्य नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो जो कबीला जो होता था, तो कबीले के जो राजा थे ना, वो चुने जाते थे। कबीले के राजा का चुनाव होता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। राजा को राजन कहते थे। राजा को राजन कहते थे, राजन। और सभा में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सभा और समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं था। उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा, लेकिन पूर्व वैदिक काल में नहीं है। तो सभा और समिति में होता कौन था? तो एक पुरोहित होता था, पुरोहित पहला। दूसरा ग्रामिणी, ग्रामिणी। इसकी ग्रामिणी मतलब क्या है? तो सेनापति, सेनापति, सेनापति को ग्रामिणी कहते थे। और कुलपा, कुलपा परिवार का प्रमुख, परिवार का प्रमुख। ठीक है। तो ग्रामिणी, सेनापति और कुलपा परिवार का प्रमुख, ये आप दो शब्द ध्यान रखिएगा। एक मिनट, पैर थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखिए, उस टाइम पर यानी कि पूर्व वैदिक काल में बहुपत्नी, बहुपत्नी और बहुपति की प्रथा थी। जैसे आज है, मतलब कह तो रहा हूँ कि पूर्व वैदिक काल को आप मॉडर्न टाइम से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जैसे ही ऋग्वेद यहाँ पे ख़त्म होता है, ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, 10वां मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है ना, तो जैसे ही ये 10वां मंडल ख़त्म होता है, यहीं से उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है, प्रारंभ हुआ। ठीक है। और इसको कहा क्या गया 10वें मंडल को? तो इस 10वें मंडल को कहा गया पुरुषा सुक्ता। पुरुषा सुक्ता, 10वें मंडल को पुरुषा सुक्ता कहा गया। और 10वां मंडल जहाँ ही खत्म होता है, वहीं से उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब हम उत्तर वैदिक काल को देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल टाइम क्या था इसका? 1000 BC से 500 BC, 600 भी होता है कहीं कहीं, लेकिन एकदम राउंड फिगर में याद रखिए ताकि भूलेगा नहीं। 1000 से 500 BC। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ पर राजा का नाम राजा नहीं बल्कि शक्तिशाली राजा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अहंकार और ईगो की भावना अब आ रही है धीरे धीरे। अब कैसे कैसे परिवर्तन होगा देखिएगा। उसमें हम क्या कहते थे? राजन कहते थे ना। तो यहाँ पे अब राजन नहीं कहाएगा, अब क्या कहाएगा? न राजन कहाएगा न राजा कहाएगा, तो कहाएगा क्या?
अब ये बदल गया किसमें, शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, शक्तिशाली राजा आपको कहा जाने लगा। अब राजा कर भी वसूलने लगा, कर वसूला जाता था, उस समय कर नहीं वसूला जाता था, कर वसूलना, कर वसूलना, ठीक है। और एक पूरा बाकायदा मंत्रिपरिषद बन गई, मंत्रिपरिषद, पूरी बाकायदा एक मंत्रिपरिषद बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत होती है, की शुरुआत, शुरुआत, ठीक है। देखिए इस अश्वमेध यज्ञ का जो अर्थ जो होता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट मतलब बिंदु लगेगा वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, नहीं तो पॉइंट को मैं नोट कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी नोट कर लीजिए। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ दोस्तों ये होता है कि जो भी राजा अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था कि मुझे लगता था नहीं अब कोई हरा ही नहीं पाएगा, तो वो क्या करता था कि अपना एक घोड़ा छोड़ देता था अपने नाम का, और वो घोड़ा जिस राज्य से होकर के गुजरता था वो राज्य उसका हो जाता था। लेकिन अगर किसी राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोक दिया तो जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया है वो ये समझेगा कि अब ये मुझसे झगड़ा करना चाहता है, यानी कि लड़ाई करना चाहता है, और जो शक्तिशाली राजा है वो वहाँ पे पहुँचेगा और अगर उसको पराजित कर दिया तो उसका राज्य ले लेगा, नहीं पराजित करेगा तो अपने राज्य में से कुछ उसको हिस्सा दे देगा। तो यही अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता था, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बाल विवाह शुरू हो गया, बाल विवाह शुरू हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल विवाह उत्तर वैदिक काल में था या नहीं था, पूर्व वैदिक काल में था या नहीं था, तो आपको बताना होगा कि पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था लेकिन उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह शुरू हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट जो मैंने उसमें बताया था, लोहा की खोज हो चुकी है। और लोहा की खोज होने का अर्थ ये हो गया कि अब उत्तर वैदिक काल के बाद से ही अब देखेंगे कि 500 BC के बाद से जो अब समय जो आएगा धीरे धीरे, अब इसमें अब शक्तिशाली राजा आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब लोहा का जब खोज हो गया है तो हथियार बनेगा, भाला बनेगा, गणासा बनेगा, तलवार बनेगा, तो अब क्या होगा, अब पूरा बाकायदा झगड़ा होगा, मार होगा, एकदम कत्लेआम होगा, एक दूसरे के शासन को कब्जा करने का पूरा नौटंकी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ रुकिए, एक और चीज़ है बता देता हूँ। 2 कॉलम बना लीजिए, एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और एक यहाँ बना लीजिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था कि लोगों को 2 भागों में बांटा गया था, एक दस्यु, ठीक है, और दूसरा आर्यन, दूसरा आर्यन, ठीक है। और ये क्या था, ये रंग था, ठीक है। ये जो है ये काले को बताता था, काला, और ये जो है ये गोरे को बताता था, गोरा। यानी कि जो लोग गोरे थे वो आर्यन कहलाएं और जो काले थे वो दस्यु कहलाएं पूर्व वैदिक काल में। लेकिन अब यही चीज़ उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगी, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, देखिए अब शुरू हो गया नाटक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और ये क्या है, ये वर्ण, वर्ण के आधार पर हो गया, वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये मुख,
और छतरी जो हैं ये भुजा, वैश्य जो हैं ये सीने के नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ से, और शूद्र जो हैं ये पाँव से याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारे वेद से जो भी प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने डिटेल में बताया आपको, और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और भी देख लेता हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताता हूँ। तो और कुछ तो इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है, इतना ही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे जो बात करने जाएंगे, अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में हम देखेंगे हर्यक वंश को देखेंगे, शिशुनाग वंश को देखेंगे, ठीक है, फिर नंद वंश को देखेंगे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, और ऐसे ऐसे करके हमारी कहानी जो है आगे बढ़ती जाएगी, और फिर हम धीरे धीरे मिडवल हिस्ट्री की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।